हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का सैम्पल पेपर जो ऑफिशियली यूपी बोर्ड की साइट पर आया था, है ना। जब मैंने इस क्वेश्चन पेपर को देखा तो मुझे लगता है कि जो ये पेपर्स के अंदर जो क्वेश्चन हैं उसी पैटर्न पे आपका क्वेश्चन आएंगे, है ना। और जितनी जितने के वेटेज यहाँ पर है तो उसी वेटेज पर आपके क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, पहले आपके होंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो आपके 20 मार्क्स के होंगे, और शॉर्ट वेरी शॉर्ट उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो पहले क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम नंबर्स, यानी कि इसमें बताना मुझे ऐसे कौन सा पेयर होगा जो को प्राइम है। तो पहले हम बात समझते हैं को प्राइम नंबर बोलते किसे हैं। तो याद रखना है ऐसा पेयर जब ऐसे दो नंबर जिनका HCF कितना है 1, तो क्या बोलते हैं हम उसको, ये दो नंबर कैसे कहलाएंगे, आपके को प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर जो आपका 1435 है तो इसका जो होगा कॉमन 1 नहीं होगा, यानी कि इसका HCF 1 नहीं आएगा। कितना आएगा 7। क्यों, देखो जो 14 है और 35 है ये 7 के टेबल आते हैं दोनों के दोनों, तो इसका HCF कितना आएगा 7 आएगा। तो ये तो मेरा आंसर होगा नहीं। अब देखते हैं यहाँ पर 31 और ये आपका 93, इसके अंदर भी आपका जो HCF देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपका 31, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका, यानी कि ना तो ये ऑप्शन मेरा ये हुआ ना ये हुआ। अब बात करते हैं 18 और 25, तो इसमें कोई कॉमन नहीं मिला आपको, HCF कितना आएगा, सब बनाएगा, तो मेरा ऑप्शन ये ठीक होगा, है ना। बात करते हैं इसकी 33 और 62, इसमें क्या होगा यहाँ पर, इसमें भी कॉमन नहीं आ रहा। तो लेकिन जो मैंने पेपर ये डाउनलोड किया था ये किस में आया था, हिंदी में आया था, है ना। तो इसमें क्या होगा, थोड़ी बहुत ऑप्शन आपके चेंज देखने को मिल सकते हैं जब मैंने इसको कन्वर्ट किया था आपका इंग्लिश वाली लैंग्वेज में, है ना। तो यहाँ पर जब मैंने देखा था उस पेपर को तो यहाँ पर 33 नहीं, यहाँ पर था 32, क्या था 32। तो देखो 32 और 62 इनका जो HCF देखने को मिलेगा आपको वो मिलेगा 2, तो यानी कि ऑप्शन ये भी नहीं होगा मेरा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक होगा, बी ऑप्शन आपका ठीक होगा यहाँ पर। ओके, याद रखना को प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर जिनका HCF कितना हो 1 हो, यानी कि 1 के अलावा कोई कॉमन नंबर उसमें दिखाई ना दे रहा हो, तो क्या बोलते हैं उसको, को प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं यहाँ, इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर, क्या देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, है ना। इफ 1 रूट इज 3, क्या बोला यहाँ पर, इफ 1 रूट इज 3, तो यानी कि यहाँ पर हम जानते हैं क्वाड्रेटिक के अंदर होती है आपके 2 रूट्स, उसमें से एक आपका गिवन है कितना 3। तो यानी कि जब भी आपको रूट गिवन हो किसी भी क्वाड्रेटिक का तो वो जो वैल्यू होती है, जैसे यहाँ पर 3 बोल रखा, तो ये वैल्यू आपकी x की है, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू दे रखी 3, है ना। तो यहाँ पर क्या काम करेंगे, हम इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं जहाँ जहाँ x दिखाई देगा, तो यहाँ लिख देंगे 9 आ जाएगा आपका, x वैल्यू कितनी 3, तो 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर आएगा आपका a प्लस 1, और यहाँ x की वैल्यू क्या आएगी 3 प्लस b इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा इसको तो यहाँ पर आएगा 9 प्लस 3a प्लस 1 वो प्लस 3 प्लस b इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर देख पाऊँ तो क्या आएगा 3a प्लस b प्लस 12 इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन ये आ गई वो 1 जीरोस पुट करने के बाद, यानी रूट जो आपका 3 था उसे x के रिप्लेस करने के बाद तो आपकी इक्वेशन ये बन के आ गई 3a प्लस b प्लस 12। ये बात समझ में आ गई। आपको निकालना यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी कि आपको a और b की वैल्यू बतानी है कितनी कितनी यहाँ पर आएगी। तो ध्यान सुनना, एक ही इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल कितने यहाँ पर 2, तो हम इसे सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते यहाँ पर। तो क्या काम करेंगे, यहाँ से हम A B C D में जो ऑप्शन गिवन है A और B की वैल्यू तो हम यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, और पुट करने के बाद जब मेरा इक्वल 0 आ जाएगा जिस ऑप्शन की हेल्प से वो आपका ऑप्शन ठीक होगा, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम जैसे मैंने यहाँ पर ऑप्शन रखा ये वाला ऑप्शन, है ना। तो यहाँ देखते हैं A की वैल्यू कितनी आ गई -2, यानी -6 और -6 -12 0 आ जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन आपका ये वाला ठीक होगा। देखो कैसे, जब मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करूँगा इधर की तरफ, है ना, तो यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 इंटू 3 -6 आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी है -6 ये आ गया, प्लस 12 ऐसे ही रहेगा आपका इक्वल टू 0, -6 -6 -12, तो यानी कि ये कैंसिल आउट हो कितना आ गया 0 इक्वल टू 0।
यानी कि इसी ऑप्शन से आपकी जो इक्वेशन थी वो क्या हुई, सेटिस्फाई हो गई, है ना। तो हम बोल सकते हैं क्या, जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस वन, क्या बोला गया, एन स्क्वायर माइनस वन से एन स्क्वायर माइनस वन 8 से विभाज्य होती है। यानी कि ये जो मेरे पास नंबर है ये वाला एन स्क्वायर माइनस वन, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड देता हूँ तो क्या होगा, एक मतलब इससे क्या होता है, वो नंबर, ये वाला नंबर आपका डिवाइड हो जाता है यहाँ से। तो आपको बताना है यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी। तो एन की वैल्यू पूर्णांक होगी, पूर्णांक वाला इंटीजर होगी, प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर होगा, वो इवन नंबर होगा या फिर ऑड नंबर होगा, है ना, इस एन की वैल्यू। तो यहाँ देखते हैं इधर की ओर, हम जानते हैं जो आपके ऑड नंबर होते हैं ये हमेशा इसका आंसर होगा ऑड नंबर, क्या होगा, ऑड नंबर। क्यों, देखो जैसे मैं यहाँ पर देख पाऊँ इधर एन की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ वन, क्या रखता हूँ, वन, ध्यान से देखना। तो वन का स्क्वायर वन, तो वन माइनस वन जीरो, 0.8, तो आंसर कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। देखो डिवाइड हुआ नहीं हुआ। अब मेरे पास एन के लिए क्या है, ऑड नंबर, तो नेक्स्ट ऑड नंबर आपका आएगा कितना, 3। अगर देखो यहाँ पर एन के प्लेस में 3 रखो तो देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस वन 8, 8/8, देखो डिवाइड हुआ नहीं हुआ, है ना। अगर बात करता हूँ मैं एन के लिए कितनी, 5, तो देखते हैं यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस वन 24, तो 24/8, तो यहाँ पे कितना आंसर आया, 3 आ गया, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर n की वैल्यू अगर मैं ऑड नंबर रखूँगा तो ऑलवेज 8 इसको क्या करेगा, डिवाइड कर पाएगा। तो ये बात पूछी गई थी यहाँ पर कि एन स्क्वायर माइनस वन जो आपका एक नंबर है, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूँ तो ऐसे किस नंबर पर n की वैल्यू क्या होगी ताकि ये डिवाइड मेरे हो जाए। तो क्या होगा हमेशा नंबर, वो आपका ऑड नंबर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट आपको यहाँ पर वो रखा कंडीशंस, है ना। आपकी क्वेश्चन रखी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 विल हैव नो सॉल्यूशन। क्या बोला यहाँ पर, नो सॉल्यूशन। तो हम जानते हैं नो सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो आपको चेक करना ये ऑप्शन कौन सा ठीक होगा इसके अकॉर्डिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, नो सॉल्यूशन के लिए। किसके लिए, नो सॉल्यूशन, है ना। तो इसकी 3 कंडीशन होती है आपकी, कितनी कंडीशन, 3। देखो कौन कौन सी, जब a1 अपॉन a2 है ना इक्वल टू हो जाए b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसे बोलते हैं मैनी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, मैनी सॉल्यूशन। बात करते हैं किसकी, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो हम इसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इसका केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। ये किसके लिए, नो सॉल्यूशन के लिए, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए, और ये मैनी सॉल्यूशन के लिए, है ना। हम इनका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया यहाँ पर, प्रोडक्ट ऑफ रेशनल नंबर और आपका इरेशनल नंबर, इनका अगर मैं करूँ मल्टीप्लिकेशन तो क्या आएगा हमेशा, है ना, ये बताना आपको, रेशनल एंड इरेशनल। तो मैंने बताया था आपको जब क्लास में बताया था ना लास्ट टाइम, तो याद रखना अगर नंबर आपका रेशनल और इरेशनल इन दोनों की मल्टीप्लाई होती है तो याद रखना हमेशा ऑलवेज जो आंसर आएगा आपका, ऑलवेज, है ना। तो क्या आपका क्या आएगा, इरेशनल नंबर। क्या नंबर आएगा, इरेशनल नंबर, है ना, याद रखना कैसा आएगा, इरेशनल। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है ना। कौन सा, देखो ये बोल लिखा यहाँ पर, ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, है ना। नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बात बोली गई है, यहाँ बोला कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो आपको बताने चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि जो आपकी स्टेटमेंट है ये 4 के 4
ये जो स्टेटमेंट दिखा दे रखे हैं ना, इन चारों में देखना करेक्ट ऑप्शन मेरा कौन सा ठीक होगा। पहले इन चारों को देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं पहला वाला, देखो जहाँ भी बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। तो यहाँ पर जैसे बोल रखा कि डी की वैल्यू क्या ग्रेटर देन अगर 0 है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर ये रूट होते हैं आपके रियल एंड रियल रूट। क्या बोलते हैं, रियल रूट्स। लेकिन जब डी की वैल्यू आ जाए 0, इसे क्या बोलते हैं हम, रियल एंड इक्वल रूट। रियल एंड इक्वल, ये बात बोलेंगे। जब डी की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए तो इसे बोलते हैं हम क्या, नॉट रियल या इमेजनरी। क्या बोलेंगे, इमेजनरी। ये कंडीशन होती है आपकी, है ना। इसके भी यहाँ पर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो क्या बोला है यहाँ पर, फर्स्ट स्टेटमेंट, द इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो देखो सही बात है वाली, क्योंकि देखो है ना, जब डी की वैल्यू क्या ग्रेटर देन है 0 से, यानी कि ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है, फर्स्ट वाली। नेक्स्ट, जो ये वैल्यू है आपकी, इसे बोलते हैं डी। जब डी के लिए 0 होगी तो क्या बोलते हैं, इक्वल रियल रूट। देखो बोला का रियल एंड इक्वल, यानी कि ये स्टेटमेंट भी आपकी सही है, ये भी सही, ये भी सही। नेक्स्ट पढ़ते हैं 3, इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स। नो रियल रूट देखो, यानी कि इधर लग गया साइन देखो 1 से, तो यानी कि डी के लिए क्या है, लेस देन 0, दैट मीन्स नॉट रियल रूट होंगे, यानी कि ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। लास्ट, द इक्वेशन हैज़ 2 इक्वल इमेजनरी रूट। ठीक है ना, इमेजनरी रूट ये तो हो ही नहीं कि नहीं, इक्वल तो साइन है, लग ही नहीं रहा, है ना। तो यानी कि ये ऑप्शन आपका होगा रॉन्ग। तो स्टेटमेंट आपकी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ठीक होगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दिया, ये वाला। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, फोर्थ आपकी करेक्ट नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 11th टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो यानी कि अगर मैं यहाँ देखूँ तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू -5। अगर मैं यहाँ से डी की वैल्यू निकालूँ, कितनी, डी की, तो कितनी आएगी। अगर मैं डी की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, तो आपका आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो आपका आएगा 5/2। आपको निकाली कौन सी, 11th टर्म। तो हम जानते हैं 11th टर्म का फॉर्मूला a + 10d। तो अगर a के लिए कितनी यहाँ पर -5 प्लस 10 × d, d की वैल्यू 5/2, 2 से जाएगा 5 टाइम्स, -5 + 25, तो आंसर आएगा 20। कितना आएगा, 20। यानी कि आपका ऑप्शन होगा बी इज करेक्ट। ओके, 11 टर्म का फॉर्मूला वही लगा यहाँ पर, वही an = a + n - 1 × d, इसके हेल्प से आया। यानी कि यहाँ पर जहाँ जहाँ n होगा क्या रखेंगे, 11 रख देंगे, है ना, आंसर आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, इसने यहाँ बोला आपको एक पॉइंट्स रखें, दिस वन एंड दिस वन। यानी कि एक मैंने ले लिया यहाँ पर ट्रायंगल ले लिया, है ना, इस टाइप का। आपको यहाँ पर देखा -4, 0, यहाँ पर आपका कितना 4, 0, 1, 3, 0, 3, ये दे दिया आपको, है ना। आपको बताना यहाँ पर कैसा आपका ट्रायंगल बन के आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ, इनकी डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ, डिस्टेंस। तो कैसे कैसे आएगी, अगर मैं इसकी डिस्टेंस देखूँ कितना आएगा, आपको 4 आएगा यहाँ पर, कितना आएगा 4। जब आप डिस्टेंस फॉर्म लगाओगे इन दोनों के बीच, यानी कि यहाँ बोल देता हूँ A B C, यानी कि यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला x1 by 1 x2 by 2, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाओगे तो कितना आएगा, आपका आएगा 1 मिनट। अगर लगाता हूँ इन दोनों के बीच तो कितना आएगा, x2 - x1, 8 का स्क्वायर, यानी कि 8 आएगी ये डिस्टेंस, कितनी आएगी 8। बात करते हैं इस वाले डिस्टेंस की, तो ये आपका आएगा 16 और 9 25, तो आपका 5 आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसको देखता हूँ यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा, है ना, कितना आएगा 5 ही आएगा। अब बताओ यहाँ पर आपको जो ट्रायंगल की साइड आ गई, एक आई 5, दूसरी 5, थर्ड कितनी आई 8। तो यहाँ पर आपकी इस ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, ये आपका होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसकी 2 साइड बराबर होती है, दिस वन एंड दिस वन।
तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा इसका, है ना। अगर तीनों साइड होती अलग अलग तो कौन सा ऑप्शन ठीक होता है इसका, ये वाला स्केलेन ट्रायंगल। तीनों इक्वल होती तो क्या बोलते हैं, इक्वल ट्रायंगल। अगर तीनों साइड में हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, है ना, तो आपका होता कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें कौन सी साइड है, दो साइड इक्वल है, तो दैट मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट, इन सिमिलर ट्रायंगल द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। तो स्टेटमेंट किसने दी थी, ये दी थी थेल्स थ्योरम ने, है ना, थेल्स थ्योरम ने। यानी कि यहाँ पर जो है ना ऑप्शन गलत है, यहाँ पर लिख लेना थेल्स थ्योरम। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। कौन सी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, जिसमें सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग साइड क्या होती है, उनका रेशियो इक्वल होता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं इसको, ये क्या आपका एमसीक्यू, देखो सोल्व करेंगे इसे। यहाँ पर यहाँ पर मैं ले लूँ रेड। इन गिवन फिगर एक्सटर्नल पॉइंट पी, ये आपका पॉइंट क्या पी दे रखा है यहाँ पर, ये पी पॉइंट, एंड पी भी क्या है आपकी टेंजेंट, है ना। तो हम जानते हैं भैया टेंजेंट पे क्या होती है, ये साइड इक्वल होती है, ये वाली टेंजेंट जो होती हैं। सच दैट एंगल ए पी बी जो दे रखा होगा 50 है, ये कितना आपका 50। चलो इसके बाद आपको करना फाइंड आउट एंगल ओ ए बी। तो देखो ओ ए बी, तो आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल कितना होगा, ये बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पर हम जानते हैं ये आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल। देखो ये वाला, ये क्वाड्रिलेटरल तो ये वाला, है ना। तो हम जानते हैं इसमें अपोजिट साइड का अपोजिट एंगल कितना होता है 180 का। तो यानी कि अगर मैं देख पाऊँ ये कितना 50, तो ये कितना होगा आपका 130, कितना होगा ये 130, ये वाला एंगल। ये बात समझ में आ गई। अच्छा बताओ, जब ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये रेडियस, ये भी क्या है रेडियस। तो दैट मीन्स जब दो साइड इक्वल है तो यानी कि इस ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होंगे, यानी कि यहाँ पर जितना एंगल होगा वो एंगल आपका यहाँ होगा। यानी कि अगर मैं इसको बोलता हूँ एक्स, इसको मैं बोलता हूँ एक्स, तो अगर मैं ये ट्रायंगल लूँ तो एंगल कितना आएगा, एक्स प्लस 130 इक्वल टू 180, हाँ है ना, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे कितना आएगा एक्स 2x, ये जाकर उधर माइनस का हो जाएगा जो आएगा 50, तो एक्स के लिए कितनी आएगी 25, कितनी आएगी 25। यानी कि जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है ना, देखने में जरूर मिलेगा आपको। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन के अंदर वो लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ, अच्छा यहाँ पर वो लिखा थीटा, तो ये थीटा नहीं, यहाँ पर होगा 30 डिग्री, कितना होगा 30 डिग्री। ओके चलो करते हैं सोल्व। यहाँ वो लिखा कितना 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, हम वैल्यू पुट करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी तो 10 30 1 अपॉन √3, ये आपका आएगा 1 माइनस के 10 30 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन √3, यहाँ हो रहा है स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 3। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, है ना। तो यहाँ पे कितना आएगा, ऊपर आएगा 2 अपॉन √3, यहाँ देखते हो 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 तो यहाँ आएगा 2 अपॉन 3। ये देखो 2 से 2 कैंसिल, ये 3 कहाँ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे आपका, है ना। तो कितना आएगा आपका ये 3 अपॉन √3, तो √3 से कर दूँ मैं नीचे मल्टीप्लाई, √3 से कर दूँ ऊपर, यानी रेशनलाइज अगर मैं कर देता हूँ तो ये वैल्यू आपकी बनेगी 3, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना आ गया √3। अब आप चेक करोगे √3 की वैल्यू किस की वैल्यू है, तो यहाँ पर देखते हैं हम इस वाली सब में √3 वैल्यू 1060 की होगी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके नेक्स्ट, यहाँ पर बोला गया आपसे एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल होज सेंट्रल एंगल इज थीटा, यानी कि जैसे मान लो एक सर्कल दे रखा हो, उसका सेंट्रल एंगल किसी भी सेक्टर का मान लो थीटा बोल दिया उसने, कितना बोल दिया थीटा। तो आपको बताना यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि इस वाले सेक्टर का आपको एरिया निकालना। तो हम जानते हैं इसका जो एरिया फॉर्मूला होता है वो होता थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा।
कौन सा होगा, डी करेक्ट होगा, है ना। लेकिन बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट मेरा हो सकता है ना। देखो क्यों, जब मैं इस 2 को इरेज करूँगा तो कितना आएगा, 360 आएगा, हाँ है ना। बात समझ में आ गई। तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका करेक्ट हो सकता, लेकिन यहाँ पर मैंने किस में कन्वर्ट कर रखा, इंग्लिश लैंग्वेज में, तो यानी कि यहाँ पर ये R² नहीं होगा ये वाला, है ना। बात समझ में आ गई। तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपके 2 MCQ ठीक हो जाएं, है ना। ये इसमें बस कुछ प्रॉब्लम होगी MCQ के अंदर, क्योंकि मैंने सिर्फ चेंज कर रखा हिंदी टू इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, नेक्स्ट। देखो, गिल्ली डंडे की खेल में गिल्ली का आकार, देखो गिल्ली हो जाती है ना, उस टाइप की होती है ना, इस टाइप की। तो इसमें क्या होता है, इस गिल्ली में आपको दिखाई दे रहा है एक सिलेंडर और 2 कोन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन देगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ये रहा, शंकु मतलब कौन, तो 2 कोन्स एंड 1 सिलेंडर, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, यहां पर करनी है आपको मैचिंग। अब देखो यहां पर जो ए की मैचिंग होगी, हम जानते हैं साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ए की मैचिंग होगी 1 से, और 1 कौन से उस पर है, थर्ड पर। देखो ना, 1 वैल्यू किस पर, थर्ड पर, तो यानी कि ए की मैचिंग होगी थर्ड से, है ना। तो आगे आपको चेक ही नहीं करना, तो किसी ए के ऑप्शन में रखी थर्ड वैल्यू, ए की थर्ड वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सब वैल्यू को चेक नहीं करना आपको, है ना। बस चेक कर लेना, आंसर आपका यही आएगा। देखो यहाँ पर cos 90 कितना आता है, 0, तो बी पर 0 की वैल्यू कितनी है, 4, तो वाले ऑप्शन पर देखो बी का 4 हो गया, है ना। तो आप चेक कर लेना, आंसर आपका सी आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, यहाँ पर होगा इफ द शैडो ऑफ टावर इज 3 टाइम्स द हाइट। अच्छा, देखो शैडो क्या होती है, जैसे मान लो मेरे पास एक टावर दे रखा है ये वाला, इसकी शैडो नीचे बनेगी बेस पर, यानी कि ये होगी आपकी बेस, है ना। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, इफ द शैडो ऑफ टावर इज √3 टाइम्स ऑफ इट्स हाइट। अगर मान लो इसकी हाइट में बोलता हूँ h, तो शैडो जो होगी हाइट के √3 टाइम्स होगी, ये आ गया। आपको निकालना एंगल ऑफ एलिवेशन, दैट मीन्स आपको एंगल ये निकालना, है ना। तो अगर मैं देख पाऊँ यहाँ पर ये और इसका रेशियो, यानी कि थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या आपके पास बेस, और इस सामने क्या हाइपोटेनियस। तो अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ tan थीटा, तो P/B, दैट मीन्स h/√3h, h से h कैंसिल, तो ये आपका आ गया tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो यहाँ पर रेशियो कौन है, tan, तो tan में चेक करनी है 1/√3 वैल्यू किस एंगल पर होगी। है ना। तो जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है 30 पर, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यानी tan में 1/√3 वैल्यू किस पर होती है, 30 एंगल पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, देखो इस वाले क्वेश्चन में जब आपका ट्रिग्नोमेट्री का इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए कि भाई थीटा की वैल्यू कितनी होगी, और आपको ऐसे दे दे क्वेश्चन, तो याद रखना इस वाले केस के अंदर बस आपको कोई सी भी एक वैल्यू एज्यूम कर लेनी, कोई सी भी, है ना। जैसे यहाँ पर देखा कितना 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cos, ये कोसस कोसेक है, ये कोस होगा cos थीटा, है ना। जब मैं इसको सोल्व करूँ यहाँ पर, तो थीटा की वैल्यू कुछ भी रख लेना, है ना, ऐसी मत रखना ताकि वो इन्फिनिटी बन जाए आपकी। तो मैं यहाँ पर रखता हूँ 45, तो मैंने यहाँ पर थीटा की वैल्यू हर जगह 45 रख दी, है ना। तो कितना आएगा, 1 प्लस tan 45 1 आएगा इसका,
इसका सेक 45 होता है कितना, √2, ये √2 आएगा। ये 1 + 1, ये कितना आएगा आपका 1/, ये आएगा आपका, तो ये आपका होगा कोसेक होगा शायद, ये क्या होगा कोसेक, यहाँ पर कोसेक होगा, ठीक है ना, क्या होगा ये कोसेक। तो कोसेक 45 कितना होता है आपका √2, ये आ गया। देखो 2 यहाँ पर आएगा 2 + √2, ये आपका आएगा 2 - √2, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 - 2 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये वाला है ना, वो कोसेक होगा, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। देखो हम जानते हैं जो प्रोबेबिलिटी आपकी होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी, और ये कंडीशन होती है इसकी, या तो प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 होगी, या उससे ज़्यादा या 1 तक, उससे ना तो कम, है ना। तो नेगेटिव इसका आंसर होगा, ये कभी हो ही नहीं सकती ये वाली, है ना, माइनस में नंबर आ गया। प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होने की, और 1 से ग्रेटर देन नहीं होने की। तो आपका ऑप्शन जो है वो ये भी देखा, तो यानी कि ये 1.5 नहीं 0.5 होगा, क्या होगा 0.5। बात समझ में आ गई, है ना, माइनस में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल यूजेस, यानी फ्रीक्वेंसी टेबल जो होती है, देखो मीन में भी यूज करते हैं हम, मीडियन में भी और मॉड में भी, तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सब के अंदर फ्रीक्वेंसी टेबल। नेक्स्ट, मॉड ऑफ द नंबर्स, देखो कोई भी अगर मान लो सिंपल डाटा दे रखा हो आपको, टेबल फॉर्म में ना दे रखा हो, और आपसे बोल दिया जाए मोड निकालो, तो मोड क्या होता, हाईएस्ट नंबर कम, यानी कि कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा बार आया यहाँ पर। तो इस डेटा के अंदर जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर, देखो 7 3 टाइम्स दिखाई दिया मुझे, और कोई नंबर 3 टाइम्स आया ही नहीं यहाँ पर, तो दैट मीन्स हाईएस्ट कमिंग नंबर आपका क्या कौन सा 7, तो यानी कि मोड इसका 7 ही होगा, क्या होगा 7। नेक्स्ट, इफ द मीन ऑफ ए डेटा इज 16, मीन दे रखा आपको कितना 16, है ना, मॉड दे रखा आपको मॉड 13, आपको निकालना मीडियन, मीडियन निकाला मैंने, यहाँ पे बोल दिया मीडियन की वैल्यू मान लो x, कितनी है x, तो मीन मॉड मीडियन के बीच एक होता रिलेशन, क्या होता है रिलेशन, तो क्या होता है रिलेशन आपका मॉड इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ये होता है आपका रिलेशन बिटवीन मॉड मीन एंड मीडियन। मॉड कितना है यहाँ पर, मॉड यहाँ पर रखा आपका 13 3, मीडियन यहाँ पर बोल रखा कितना, मीडियन यहाँ दे दिया, मीडियन निकाला यहाँ पर मैं लिखता हूँ x, और 2 मीन, मीन कितना यहाँ पर, मीन रखा 16, अगर मैं यहाँ पर देखूँ सोल्व करके, ये आएगा आपका 32, ये अगर प्लस का हो जाएगा, तो कितना आएगा 32 + 3x, ये आपका आएगा 45, वो आएगा डिवाइड में 3, तो x कितना आ गया 15, ये x क्या था आपका, x था आपका मीडियन, तो यानी कि मीडियन जो इसकी वैल्यू आएगी कितनी आएगी 15। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, आने के चांस हैं इसके, है ना। नेक्स्ट, ये भी आपका कौन सा आ गया, अब जस्ट सेक्शन बी में 1 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए आपके। तो प्रूफ दैट 3/√2 इज ए रेशनल, यह क्या करते हैं लेट, यहाँ पर बोल दिया 3/√2 इज ए रेशनल, यानी कि a/b की फॉर्म में मैंने मान लिया इसको। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर 2 मार्क्स का है ना, ऐसे काम करना आपको, तो √2 लिखा इक्वल टू a/3b,
अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर जो आपका √2 है वो कैसा नंबर है, इरेशनल। और यहाँ कैसे बोल रखा आपको, ये कैसा आपका रेशनल, जो कि बात सही नहीं होगी आपकी, है ना। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, हैंस 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर, क्योंकि √2 कैसा है आपका, इरेशनल नंबर, है ना। तो हम बोल देंगे यहाँ पर क्या होगा, वो 3√2 इज ए इरेशनल नंबर। नेक्स्ट, देखो जो अब आने वाले क्वेश्चन आपके होंगे है ना, मैं उसमें केवल आपको कॉन्सेप्ट चीज़ें सिखाऊंगा और उसके बाद जो सॉल्व करने वाला पार्ट होगा वो आप खुद से सेल्फ से कर लेना। अगर कहीं दिक्कत आएगी तो मुझे बता देना, मैं सॉल्व करा दूंगा इसको। देखते हैं यहाँ पर बिंदु दे रखे हैं, यहाँ पर मैंने पॉइंट दे रखे हैं आपको, दिस वन एंड दिस वन, जोड़ने वाली जो रेखाखंड है सम त्रिभाजित है, तो बिंदु आपको ज्ञात करने हैं यहाँ पर। अब ध्यान से यहाँ पर, यानी कि जो आपके यहाँ पर एक लाइन दे रखी है ये वाली, इसका जो पॉइंट हो कितना 4,-1 एंड आपका सेकेंड पॉइंट -3, ये दिखाई दिया। आपके जो जो आपकी एक लाइन सेगमेंट आई, इससे कितने बोला यहाँ पर त्रिभाजित, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हुई है वन पास जो पॉइंट्स है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने यहाँ मान लिया, एक मैंने पॉइंट यहाँ मान लिया, देखो 3 पार्ट होगी नहीं होगा, 1, सेकेंड एंड थर्ड। तो आपको निकालना ये वाले पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया ये वाला मेरे पास लाइन थी ए बी, यहाँ आपके 2 पॉइंट आ गए पी एंड क्यू। तो आपको निकालना है यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है, इस पी की और क्यू की पॉइंट्स क्या होंगे, है ना। तो यानी कि आपका पी के पॉइंट यानी कि एक्स वाई यहाँ भी निकालना आपको, एक आपको एक्स वाई यहाँ भी निकालना। बात समझ आ गई। तो इस वाले पॉइंट को जब हम निकाल लेंगे तो पहले मुझे पता होना चाहिए यहाँ के रेशियो, कि पी का रेशियो कितना होगा और क्यू का रेशियो कितना आएगा यहाँ पर। तो देखो पी के आगे की तरफ कितने पार्ट है 1 और बैक साइड कितने हैं 2, तो यानी कि जो यहाँ पर रेशियो आएगा वो आएगा 1:2। हाँ है ना, जो कि वैल्यू ये वाली m1 की होगी, ये आपकी वैल्यू m2 की होगी। ये बात समझ आ गई। इसके बाद फिर नेक्स्ट, जब मैं क्यू के पॉइंट निकालने जाऊंगा सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से, तो यानी कि जो आपका होगा यहाँ के रेशियो, तो इसके आगे तरफ 2 पार्ट्स और बैक साइड 1 पार्ट्स, तो यहाँ पर रेशियो यूज होंगे 2:1। बात समझ में आ गई। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा आपका, x, y इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद फिर यहाँ पर m1/2 m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ है ना। या जब आप p के पॉइंट निकालोगे, याद रखना बता रहे हो यहाँ पर, ये वाली जो वैल्यू होगी आपकी ये होगी x1/1, ये पॉइंट आपके होंगे x2/2। तो x1/1 x2/2 तो पॉइंट यही रहेंगे हमेशा। जो आपके होंगे रेशियो, इस p पॉइंट के लिए रेशियो m1 की वैल्यू 1 m2 के लिए 2 होगी, और जो आपके q के पॉइंट निकालोगे सेम ये पॉइंट तो हम सेम ही रखेंगे x1/1 x2/2, लेकिन जो यहाँ के रेशियो होंगे q के रेशियो वे होंगे 2:1। बात समझ में आ गई। तो यानी कि आप ऐसे पॉइंट निकाले ना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सेक ए, तो यहाँ बोला रखा सेक ए इक्वल टू 12/5। तो आपको बताना इज इट ट्रू और फॉल्स, तो बताना मुझे जो स्टेटमेंट बोल रखी है ट्रू है या फॉल्स है। तो जो चल करते हैं, तो सेक का फॉर्मूला होता है क्या, हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब बताओ हाइपोटेनस बड़ा है नहीं बेस से, हाँ है ना, तो यस इट इज ए पॉसिबल। तो हम बोल देंगे यस इट इज स्टेटमेंट इज ट्रू। कैसी स्टेटमेंट ये, ट्रू। ओके अगर हाँ यहाँ पर आपका बेस लार्ज होता हाइपोटेनस छोटा होता तो क्या बोलते हैं, इट इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट, है ना। नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, कैसा क्वाड्रेंट। तो हम जानते हैं जो सर्किल का होता है क्वाड्रेंट वो इस टाइप का होता है आपका, है ना, ये 90 डिग्री एंगल है। आपसे यहाँ बोला गया हुज सर्कमफ्रेंस, यानी कि सर्किल की सर्कमफ्रेंस दे रखी है यहाँ पर, देखो ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ पर 2πr की वैल्यू 22 गिवन।
तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ, देखो 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22.7 आर इक्वल टू 22, यानी कि सर्कमफ्रेंस 22 दे रखी थी यहाँ पर। ओके, 22 से 22 कैंसिल आउट, तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 7, उधर 2 डिवाइड में 7/2, तो आपकी रेडियस कितनी आ गई 7/2। आपको निकालना है पर एरिया ऑफ सेक्टर, तो मुझे निकालना है पर एरिया ऑफ सेक्टर, तो फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना यहाँ पर थीटा की वैल्यू आप रखोगे 90, क्योंकि ये आपका क्वाड्रेंट एरिया, क्वाड्रेंट के लिए थीटा कितना होता है 90। थीटा की वैल्यू 90, 360 ऐसी होगा, पाई की वैल्यू 22.7 और आर की वैल्यू आपकी आएगी 7/2 दो बार, यानी 7/2 मल्टीप्लाई 7/2। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, क्योंकि हम निकाल रहे हैं यहाँ पर एरिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी पी ई दे रखा आपको 0.5, 0.05, 0.5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, यानी कि आपसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ये तो एक बात याद रखना जो खास कर यूज द फॉर्मूले के अंदर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का होना और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का ना होना, ये होती है बार लगाते हैं ना होने की इंडिकेशन। तो प्रोबेबिलिटी का होना और ना होना, इन दोनों का सम होता है 1। कितना होता है 1। अगर मैं ना होने की निकालने चाहता हूँ यहाँ पर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, यानी कि कैसा पॉजिटिव उधर माइनस का हो जाएगा आपका। तो सेम काम यहाँ लगा देंगे वाला फॉर्मूला, 1 माइनस के दिस वैल्यू 0.05, आंसर विल कम आउट 0.95। तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, है ना। नेक्स्ट पॉइंट Q और पॉइंट P, दिस वन एंड दिस वन इज सम दूरस्थ। देखो सम दूरस्थ का मतलब होता है क्या, इक्वी डिस्टेंस। क्या होता है इसका मीनिंग, इक्वी डिस्टेंस, है ना। यानी कि जो आपका Q पॉइंट है, तो इस Q पॉइंट की P से डिस्टेंस जो है और Q की उसी R से डिस्टेंस जो है ना, वो कैसी है, सेम। क्योंकि इक्वी डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस होना। तो ध्यान सुनना, कर लेना अपना, मैं बता रहा हूँ केवल यहाँ पर Q के पॉइंट कितने हैं 0,1 और P के पॉइंट यहाँ पर 5,-3 इक्वल टू Q के पॉइंट वही 0,1 और कितने हैं उसके यहाँ पर x,6, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, x की वैल्यू आपको बतानी, वो वैल्यू कितनी होगी आपकी। तो ध्यान सुनना मेरी बात, यहाँ पर जब मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पर मैं डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है अगर किसी को याद ना हो तो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लगाएंगे यहाँ पर। तो अगर इन दोनों पॉइंट में, इन दोनों पॉइंट्स और इन दोनों पॉइंट्स के अंदर मैं लगाता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला, तो कितना आएगा आपका x2 माइनस x1 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, प्लस x2 माइनस y2 माइनस y1, तो आपका आएगा 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। करके देखना आंसर ये आपका ये आएगा। उसके बाद आप लगाओगे यहाँ पर x2 माइनस x1, तो यानी कि x का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर 25। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, देखो इधर भी स्क्वायर रूट है, इधर भी स्क्वायर रूट है, तो बोथ साइड कर देंगे स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर। तो जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, स्क्वायर रूट भाग जाएगा, तो यहाँ आएगा 25 प्लस 16, वहाँ आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 25। तो 25 से 25 कैंसिल आउट, तो जो आपके यहाँ पर x की वैल्यू आएगी वो आएगी +-4 जब आप निकालोगे तो, है ना। तो x वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर +4 या फिर -4। ओके, नेक्स्ट सेक्शन नंबर सी आ गया आपका, है ना। यहाँ क्या बोला था आपको, एक मिनट मैं चेक कर लूँ। ओके, इसकी डिस्चार्ज होने वाली भाई बैटरी। देखो यहाँ पर क्या बोला था, द लार्जर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इज 18 मोर देन,
यानी कि यहाँ पर बोला था लेट, यानी कि दो एंगल आपके हैं, वे दो एंगल जो आपके हैं वो एक दूसरे कितने हैं 18 मोर देन है ना, स्मॉलर से। तो लेट फर्स्ट एंगल मैंने बोल दिया x, तो जो आपका सेकेंड एंगल होगा वो स्मॉलर, मैंने स्मॉलर में स्मॉलर एंगल ये वाला है, तो लार्जर एंगल कितना होगा x + 18 है ना। देखो ना यहाँ पर लिखा ना 18 मोर देन स्मॉलर एंगल, यानी कि अगर मान लो स्मॉलर एंगल आपका ये x है तो ये जो दूसरा एंगल होगा स्मॉलर से 18 ज़्यादा होगा, तो एंगल आपका ये वाला होगा। बात समझ में आ गई। अब इसके बाद आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला था, ये कैसे एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम जानते हैं दोनों एंगल का सम जो आपका आएगा, यानी फर्स्ट एंगल एंड सेकेंड एंगल, इन दोनों सम आएगा 90 कॉम्प्लीमेंट्री के लिए। अगर बोलता सप्लीमेंट्री तो आंसर कितना आता है इक्वल में 180, ये याद रखना आपको। x 2x इक्वल टू 80 आपको तो माइनस का हो जाएगा आपका, तो आपका आएगा ये 72, तो x लिए कितनी आ गई 36, क्योंकि 2 जाकर उधर डिवाइड कर देगा ये उधर की तरफ, तो 36 आ गया। तो यानी कि जो आपका है यहाँ पर फाइंड द एंगल्स, तो यानी कि पहला एंगल 36 आ जाएगा और दूसरा एंगल आपका 54 आ जाएगा, है ना, ये आएगा। देखो दोनों सम कितना आ रहा है 90 आ रहा है यहाँ पर। ओके नेक्स्ट क्या बोलोगे यहाँ पर, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल्स है ना, 3x² - kx - 4। तो यहाँ पर क्या बोला था 3x² - x - 4। तो आपको जो यहाँ पर दे रखे हैं, यहाँ बोला था उसने वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, आपको वेरीफाई करना रिलेशन बिटवीन ऑफ कोफिशिएंट एंड जीरोज, है ना। चलो चेक करते हैं यहाँ पर। तो पहले मैं इसके निकालूंगा जीरोज, क्या निकालूंगा जीरोज। तो देखो 3x² - के 4 3 जा 12, 12 के ऐसे दो नंबर जो माइनस का कितना है 1, तो आपके कितने होंगे यहाँ पर 4 - 3, हाँ है ना, x - 4 जीरोज के लिए इक्वल 0 लगा देंगे। तो 3x² - 4x + 3x - 4 = 0। यहाँ से आपका x कॉमन आएगा तो 3x - 4 + 1 कॉमन आएगा, 3x - 4 = 0। ये बात समझ में आ गई आपकी। अब यहाँ पर क्या होगा 3x - 4 एक आपका x + 1 = 0। तो आपके जो जीरोज यहाँ पर आए तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर, x की वैल्यू आएगी 4/3, एक आगे वैल्यू आएगी x = -1, है ना। तो जो आपके जीरोज आ गए ना, इसको हम बोल देंगे एक को अल्फा, एक को बोल देंगे बीटा। ये बात समझ में आ गई, एक को अल्फा और एक को बीटा। मैं इसको जरा अब आगे बात, अब यहाँ पर एक को हम बोल देंगे अल्फा, एक को बोल देंगे बीटा। मुझे करना है यहाँ पर रिलेशनशिप वेरीफाई, तो हम जानते हैं अल्फा + बीटा कितना -b/a, और यहाँ पर अल्फा × बीटा c/a। अब ध्यान सुनना आपको कैसे करना है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर देखो अल्फा की वैल्यू ये रखोगे आप, बीटा की वैल्यू ये रखोगे, और ए और बी कहाँ से आएंगे आपके, आएंगे इसी इक्वेशन से, है ना। ए की वैल्यू कितनी होगी 3, बी की वैल्यू -1 और सी की वैल्यू -4। तो ए बी सी और आपकी अल्फा बीटा की वैल्यू वहाँ पुट करोगे, तो यानी कि ये पार्ट भी इक्वल चाहिए, वो वाला पार्ट भी इक्वल चाहिए, तो उसको बोल देंगे वेरीफाई, है ना। नेक्स्ट में क्या बोला गया, टाइमिंग कितना हो गया, अच्छा। फॉर ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल 2 टेंजेंट आर ड्रॉ, डिस्टेंस
30 सेंटीमीटर अपार्ट। ये जो दे रखा ना यहाँ पर, ये 15, कितना 15 है ना। इसमें क्या बात बोला कि मान लो एक आपका सर्कल है ना, उस सर्कल का मान लो सेंटर ये है, ओके, और आपका दे रखा है फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, यानी सर्कल के मान लो कोई आउटसाइड है यहाँ पर पॉइंट है ना। इसमें लगा डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सेंटर से वहाँ तक की, यानी कि ये डिस्टेंस आपको देखिए कितनी 17। तो जो टेंजेंट जारी होगी ये वाली, ये है ना, तो आपको निकालनी है ये रेडियस कितनी होगी आपकी, ये आर निकालनी है। और इस टेंजेंट की डिस्टेंस रखी 15, यानी कि टोटल जो टेंजेंट डिस्टेंस कितनी है 30 है। यानी कि जो डिस्टेंस मेरे पास ये वाली भी होगी ना, ये वाली भी, ये यानी कि इन दोनों डिस्टेंस, यानी कि दिस वन एंड दिस वन कितना 30। तो ये कितना होगा, हम जानते हैं टेंजेंट डिस्टेंस कितनी है इक्वल, यानी कि अगर ये 15 होगी तो भाई ये भी 15 होगी, हाफ हो जाएगी ना यहाँ पर। आपको देखो हम जानते हैं कितना एंगल होता है 90 डिग्री एंगल। तो अगर मैं इसमें लगा दूँ PGT, यानी कि यहाँ पर h² इक्वल टू P² प्लस B², आपको निकालना है यहाँ पर कौन सा R। तो 17 का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है 289। ये इधर माइनस का हो जाएगा तो आएगा आपका 225 इक्वल टू B², B पे क्या पास यहाँ पर R, तो यहाँ देंगे R²। ओके, यहाँ कितना आएगा 64, इधर आ जाएगा अंडर रूट इक्वल टू R, R के लिए आपकी आएगी 8। वैसे आएंगी दो वैल्यू प्लस और माइनस, लेकिन रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती। यहाँ पर R के लिए कितनी रखी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी रेडियस होगी आपकी 8 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी अपने आप कर लेना, मैं सिंपल बता रहा हूँ इसमें है ना। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, मीन निकालना। क्या निकालना, मीन। तो देखो कैसे निकालेंगे यहाँ पर, एक आपको देखा इंटरवल, ये देखा कि फ्रीक्वेंसी है ना। तो अगर ये इंटरवल आपके दे रखे कितना 50 से 55, या फिर 55 से 60, 60 से 65, 65 से 70, 70 से 75 है ना। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो 8, 6, 6, 3 एंड 2। हम जानते जो मीन का फॉर्मूला होता है, मीन का वो होता है समेशन fx अपॉन समेशन f। ये f क्या होता है, f होता है आपके पास ये वाली टेबल जो गिवन होती है ये वाली। तो पहले हम इसको सम करेंगे, तो कितना आएगा 12, 20 और 5, 25। समेशन f आपका आ गया 25। तो यानी कि यहाँ पर वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 25 नीचे fx। तो यहाँ पर देखो एक x का जिक्र हुआ यहाँ पर, तो x कैसे आएगा आपका, x आता आपका कहाँ से, जो आपके इंटरवल है, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर आधा करते हैं हम यहाँ पर। तो कितना आएगा यहाँ पर 52.5, कितना 52.5। अब जो आपके नेक्स्ट आएंगे वो 5 प्लस करके आएंगे, देखो ना यहाँ पर डिफरेंस कितना है 5 का। तो ये नेक्स्ट आएगा आपका 57.5, फिर 62.5, 67.5 और यहाँ पर 80, नहीं 7 प्लस करेंगे ना, 1 मिनट, 5 प्लस करेंगे तो आएगा आपका 72.5। ये आपके आ जाएंगे। अब करना आपको f और x की मल्टीप्लाई, यानी कि इस वाले टेबल की आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर fx। मान लो कि यहाँ पर कुछ नंबर आएगा, यहाँ भी नंबर आएगा, यहाँ भी, उनको आप फिर प्लस कर लोगे। तो जब आप इन सबको प्लस कर लोगे तो वैल्यू आएगी सिग्मा fx की, वो वैल्यू यहाँ रखोगे, यहाँ पर जो आएगी। अब उस वैल्यू उठाकर आप यहाँ रख दोगे, यहाँ कहाँ रखोगे, यहाँ, और फिर बस डिवाइड देना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट यहाँ क्या बोल रखा है इसने, ए बॉक्स, यानी कि एक मान लो बॉक्स है आपका है ना। इस बॉक्स में क्या आपकी 5 तो रेड बॉल है, 5 और रेड बॉल, 8 है आपकी वाइट बॉल, और देखिए 4 ग्रीन। इफ वन बॉल इज ड्रॉन रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज रेड बॉल, यानी कि आपको निकालनी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो आप चेक करेंगे भाई इस बॉक्स के अंदर रेड बॉल है कितनी, तो कितनी है 5।
तो 5 आपका होगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का फॉर्मूला होता है कितना, आउटकम अपॉन टोटल। तो यहाँ पर इस बॉक्स में से रेड बॉल कितनी आ सकती है आपके पास, कितनी है यहाँ पर 5 है, तो 5 में से निकल के आएंगी रेड बॉल, तो 5 ऊपर लिखेंगे और टोटल बॉल नीचे, कितना आएगा 17। नेक्स्ट क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, यानी कि आपको रेड नहीं लेनी, तो रेड के अलावा कितनी बॉल है यहाँ पर, वाइट भी है ग्रीन भी है, तो इन दोनों में से ले सकते हैं हम, 8 और 4 12, तो 12 टोटल बॉल 17, है ना। एक तरीका ये हो गया, या फिर होना ना होना उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 में से माइनस करें तब भी आपका आंसर ये आएगा, है ना। नेक्स्ट जिसकी बात बोलेंगे केवल वही काम करना है यहाँ पर। सेक्शन नंबर डी देखते हैं यहाँ पर, आफ्टर 5 years जेम्स एज इज 3 times द हिज सन। अच्छा यहाँ पर ले रखा है, यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा, लेट जेम्स जेम्स ना जेम्स एज प्रेजेंट एज, मैंने यहाँ बोल दिया x, और जो इसके सन है सन प्रेजेंट एज मैं बोल देता हूँ यहाँ पर y। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, करना अपने आप को ही, बस मैं यहाँ पर उसकी स्टेटमेंट लिखूंगा कैसे कैसे बोल रखे यहाँ पर। आफ्टर 5 years, तो देखो 5 साल बाद जो होगा वो जेम्स 5 साल बढ़ जाएगा, है ना, उसका बेटा भी 5 साल बढ़ जाएगा, 5 साल ज़्यादा हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद क्या लिखा, आफ्टर 5 years, तो जो जेम्स की एज है विल बी 3 times, किसकी, अपने बेटे की, 3 times मतलब 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई, तभी इक्वल आ जाएगा आपका। सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपके, यहाँ से जो बनेगी आपकी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी आपकी। नेक्स्ट कैसे बनेगी आपकी, देखो यहाँ पर 5 year ago, यानी 5 साल पहले, तो अगर प्रेजेंटेज इसकी ये वाली है तो 5 years ago मतलब पहले, तो 5 साल पहले इसका जेम्स इतने का हो जाएगा, और 5 साल ये भी जाएगा, तो 5 साल पहले ये इतने का हो जाएगा। ओके, अब क्या बोला यहाँ पर, 5 साल पहले कितना होगा, जेम्स जो होगा वॉज 7 times हिज सन, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, तो 7 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगी आपकी, तो यहाँ से फिर आपकी इक्वेशन आएगी, एक इक्वेशन आपकी यहाँ से आएगी, एक बनेगी यहाँ से, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, है ना। सॉल्व करके जो आंसर आएगा यहाँ पर उनकी प्रेजेंटेज का आएगा, क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू आएगी, और एक्स और वाई के लिए यहाँ पर प्रेजेंटेज, तो आपका ऑप्शन ये वाले ठीक हो जाएंगे, जो भी होगा, है ना, दोनों को सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट ए ट्रेन कवर 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, तो आपको यहाँ पर निकालनी है स्पीड ऑफ ट्रेन, तो यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, मैंने बोल दिया x, क्या बोल दिया x किलोमीटर पर आवर। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा ध्यान से देखना, यहाँ पर ट्रेन कवर कर रही है 480 किलोमीटर डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से, इफ़ इट्स स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि जब किसी भी ऑटोमोबाइल की स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ बोला था 3 hours मोर देन, कितना 3 घंटे ज़्यादा लगे, तो यानी कि यहाँ पर बोला था टाइम डिफरेंस, तो टाइम डिफरेंस से निकालेंगे आपका। यहाँ पर बोला था क्या, जब 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगी स्पीड, अगर मान लो यहाँ पर स्पीड चेंज यानी कि जो इसकी स्पीड पहले थी अब उससे 8 कम हो जाएगी, यानी कि अब आज की इसकी बचेगी x-8, है ना, x-8। अब यहाँ पर देखो डिस्टेंस वो आपकी 480, कितनी है 480, तो टाइम ज़्यादा तब लगेगा जब उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और एक्चुअल टाइम लगता है मेरा यहाँ पर, देखो टाइम ज़्यादा यहाँ पर, टाइम कम लगता है वहाँ पर, जब स्पीड अगर मेरी गाड़ी ठीक होती तो, लेकिन क्या होगी वहाँ पर स्पीड कम होगी, तो दैट मीन्स स्पीड कम वाला जो टाइम होगा वो यहाँ रखेंगे, बाद वाला यहाँ रखेंगे, माइनस करेंगे, आपका आंसर टाइमिंग डिफरेंस आ जाएगा, जो दे रखा है यहाँ पर कितना 3 hours। बात समझ में आ गई।
बस फे का काम करेंगे, यहाँ से कॉमन चीज़ लेंगे और यहाँ पर 1/x-8, यहाँ 1/x = 3 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, यहाँ से क्वाड्रेटिक बन के आएगी और जो आपका आंसर होगा वो x की फॉर्म में आएगा, प्लस वाला आंसर। कौन सा? प्लस वाला। वही आपकी यूजुअल स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर। ओके, नेक्स्ट। एट्टी मीटर चौड़ी एक सड़क है, दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंबे हैं जो लगे हुए हैं। दोनों खंभों के बीच एक बिंदु पर एक उन्नयन कोण रखा 60 का और 30 का। आपको खंभों की ऊंचाई और खंभों से दूरी ज्ञात करनी है। ध्यान से देखना यहाँ पर कैसे कैसे होगा कुछ नहीं है। इसने बोला यहाँ मेरे पास दो इक्वल, मेरे पास लंबा उसके हाइट के दो पोल है ना। ये सड़क की डिस्टेंस कितनी है? ये आपके दे रखी यहाँ पर 80। अगर मैं इस पोल की हाइट बोल दूँ h तो ये भी h होगी आपकी। इस सड़क पर किसी भी एक पॉइंट पर है ना, जो कोण बने मेरे कितने बने? ये और एक ये वाला है ना। तो ये आपके जो एंगल बने ये वाले, एक वो लिखा 60 डिग्री, यानी कि मैंने बोल दिया 60 डिग्री, ये मैंने बोल दिया 30 डिग्री है ना, बोल दिया। अब आपको निकालना है यहाँ पर, एक तो निकाले मुझे हाइट ऑफ पोल और एक निकाला डिस्टेंस मुझे ये वाली। तो अगर मैं डिस्टेंस बोल देता हूँ x, ये वाला डिस्टेंस क्या बोल देता हूँ x, तो ये कितनी होगी? ये आपकी होगी 80 - x। बात समझ आ गई? तो कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर, पहले आप ट्रायंगल ये वाला लोगे, फिर लोगे ये वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल से आप इक्वेशन बन के आएंगी, दोनों को सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से, है ना। अगर नहीं हो पाए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उसका आंसर कर दूंगा। ओके। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन ऐसे होगा, देखो। ए लाइट हाउस स्टैंड ऑन ए 75 मीटर हाई क्लिफ, यानी कि मान लो एक लाइट हाउस, ये आपका मान लो, जिसका 75 मीटर का है ये वाला, है ना। द एंगल ऑफ डिप्रेशन द शिप ऑफ 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप इफ वन इज डायरेक्टली बिहाइंड द अदर। यानी कि जैसे बोल दिया इसने कि यहाँ पर एक मान लो ये सी, मान लो सी है समुंदर, और इसमें एक सी के बैक साइड दूसरा सी है, मतलब एक शिप दे रखा, एक दूसरे के पीछे है यहाँ, है ना, एक ही साइड में, आइदर दिस साइड या दिस साइड बना सकते हो आप। तो यहाँ पर वो लिखा कितना एंगल है? 30 एंड 45, यानी कि एक एंगल ये वाला, एक एंगल यहाँ से ये वाला, कितना है? 30 और 45, यानी कि ये एंगल आपका 45 होगा, ये आपका 30 डिग्री होगा। बात समझ आ गई? ये दे रखा 75 आपका। तो आपको डिस्टेंस निकालनी, इन दोनों शिप की बीच डिस्टेंस कितनी है। तो अगर मैं यहाँ बोल देता हूँ इसकी डिस्टेंस मान लो भाई है, ये डिस्टेंस आपकी x है, ये वाला है ना। तो आप यहाँ पर दो ट्रायंगल लोगे, कौन कौन सा? एक तो ट्रायंगल ये वाला 45 वाला, यानी कि A B C D, ए ट्रायंगल लोगे ACD, एक लोगे ABD। तो इन दोनों ट्रायंगल में दो इक्वेशन लगाओगे आप, tan वाली फॉर्मूला, tan थीटा वाला, tan 30 tan 45, इन दोनों ट्रायंगल के बीच। तो आपको यहाँ से y निकल के आ जाएगा आपकी वैल्यू। वैसे अगर मैं निकालना चाहूँ तो डायरेक्ट बता सकता हूँ, यहाँ पर 75 ये है, तो यानी कि ये भी वैल्यू आपकी 75 आएगी। फिर बड़ी वैल्यू लोगे आप, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, है ना। सोल्व कर लेना इसको इस टाइप से मैंने बताया था। नेक्स्ट, ए स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस दिस वन इज होलोड आउट फ्रॉम द दिस रेडियस। अच्छा, यानी कि एक आपका मान लो एक ये है ना, स्फेरिकल 1.4 का इसमें कट कर लिएगा, यानी कि जो इसकी रेडियस है ये वाली, ये कितनी है? ये बड़ा वाला स्फेयर है जिसकी रेडियस है 2.4। इस वाले में से मैंने अंदर से एक वो निकाल लिया, कितने का? स्फेयर जिसकी रेडियस कितनी है? 1.4। तो आपको निकालना सरफेस एरिया। तो हम जानते हैं जब भी किसी की चीज़ के अंदर से हम कोई भी चीज़ कट करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होता है और सरफेस एरिया
बढ़ जाता। तो यानी कि यहाँ पर जो आपका सरफेस एरिया आएगा वो एक तो बड़े वाला सरफेस एरिया और आएगा छोटा वाला सरफेस एरिया, इन दोनों प्लस करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो आपकी होगी रेडियस, इस रेडियस की कितनी होगी आपकी 2.4, और यहाँ पर जो वैल्यू होगी ये वाली आपकी होगी 1.4 आर की वैल्यू। ये दोनों वैल्यू पुट करोगे, पाई की वैल्यू रखोगे, है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। नेक्स्ट, ये था इसमें, अच्छा ये वाला एक क्वेश्चन ये वाला। देखो इसमें क्या बोला गया, ए होलो सिलेंडर ऑफ हाइट दे रखी है, बेस रखा डायमीटर इतना, हैज़ ए सिलेंड्रिकल होल ऑफ ए हाइट दिस वन बोरोड थ्रो इट हैज़ मेड ऑफ आयरन एंड 1 cubic centimeter of iron weight this one weight of the solid। अच्छा बोरोड 60 एंड यू, कुछ नहीं करना यहाँ पर, जो आपका सिलेंडर दे रखा है ये वाला इस टाइप से, ठीक है ना। तो पहले आप निकालोगे इसका वॉल्यूम, इस वाले सिलेंडर का हाइट दे रखी है, डायमीटर यानी रेडियस निकल जाएगी आपकी यहाँ से, और उसके बाद इसके अंदर से मैंने क्या काम करा, बोर करा, क्या करा, बोर दूसरे सिलेंडर का, है ना, जिसकी हाइट कितनी है 60, हाइट है 60 और रेडियस कितनी है 8। तो पहला क्या काम करोगे यहाँ से, इसका वो यहाँ पर इट इज़ द मेड ऑफ द आयरन एंड वही दे रखा है यहाँ पर, अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ पे क्या काम करो, देख ध्यान सुनना, पहले आप निकालोगे इसका वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता पाई आर स्क्वायर एच, ये भी निकालोगे आप पाई आर स्क्वायर एच इसका वॉल्यूम, फिर निकालो इस वाले सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, जो आपका आंसर आएगा उसमें आप 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दोगे, किससे करोगे 8 ग्राम से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा वो, है ना। नहीं होता मुझे बता देना, मैं करा दूंगा इसको। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही, है ना। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई तो मुझे बता देना कमेंट में कि इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पार्ट में कमी नहीं हुआ, तो मैं उसके लिए बता दूंगा आपको, है ना। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।